नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ ईशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के थराली क्षेत्र में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया है। साथ ही उन्होंने वहां चल रहे बचाव और राहत कार्यों का जायजा लिया। प्रभावितों से उन्होंने मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी। तो वहीं सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता तत्परता से प्रदान की जाए ताकि उनकी मुश्किलें जल्द से जल्द कम हो सके। और वहीं आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिले के धराली में 5 अगस्त को बादल फटने और अतिवृष्टि के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सोनगाड के पास अवरुद्ध हो गया, जिसके चलते स्थिति को गंभीर देखते हुए बीआरओ की टीम ने युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए भारी मशीनरी से मार्ग को देर रात तक सुचारू कर दिया। तो वहीं मार्ग खुलने से गंगोत्री धाम के यात्रियों, स्थानीय निवासियों और व्यापारियों को राहत मिली है। आपको बता दें कि प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मार्ग का प्रयोग सावधानी और सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए करें। तो आपको बता दें कि धराली में बादल फटने की वजह से जो आपदा आई और जो तबाही मची, उसको युद्ध स्तर पर प्रशासनिक टीमों ने, बीआरओ टीम ने मिलकर ठीक किया और अब फिलहाल धराली में स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन जो राजमार्ग बादल फटने की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ था, उसको बहाल कर दिया गया है और अब फिलहाल लोगों से और खास तौर पर जो वहां स्थानीय लोग रह रहे हैं उनसे अपील की गई है कि इस मार्ग का उपयोग बहुत ज्यादा सावधानी से किया जाए। उत्तराखंड में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक और जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पुत्रवधू अनुकृति रावत ने स्पष्ट किया कि वो बीजेपी के साथ हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रेरित होकर बीजेपी में शामिल हुई। साथ ही उन्होंने परिवार के भीतर अलग अलग विचार रखने के उदाहरण भी दिए। देखिए, मैंने पहले भी इस बात को कहा है और मैं दोबारा इस बात को कह रही हूँ कि जहां तक मेरे पॉलिटिकल विचार की बात है, मैंने पहले भी कहा कि मैंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर मुझे लगता है कि आज और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। जहां तक पॉलिटिकल ओपिनियंस की बात है, ये तो मैं सोचती हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर एक घर में सारे जो सदस्य हैं सबका एक जैसा विचार हो या एक जैसा ओपिनियन हो। जहां तक आप डॉक्टर हरक सिंह रावत जी की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता हैं, प्रदेश के बहुत सीनियर नेता हैं और ये उनका एक निजी विचार है, ये उनका एक व्यक्तिगत थॉट है। जैसे आई थिंक कि ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, अपना पॉलिटिकल ओपिनियन चूज करने की इंडिपेंडेंस है। तो उसी प्रकार से मैं, जहां तक आप मेरी बात करते हैं, मुझे लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी जब भी मुझे जिस प्रकार के कार्य में लगाती है, मैं बड़ी निष्ठा के साथ उस काम को करती हूँ और आगे भी पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको मैं पूरी निष्ठा के साथ पूरा करूंगी। और खबर हरिद्वार के भादराबाद से है, जहां पर टोल प्लाजा पर किसानों का धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। दरअसल किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर प्रशासन की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो वहीं धरने के चौथे दिन भी किसानों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, जिस पर उन्होंने साफ कहा कि आंदोलन की रूपरेखा अब महापंचायत तय करेगी। इसी को लेकर देखिए हमारे संवाददाता की खास बातचीत किसानों के साथ। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बहादुराबाद के टोल प्लाजा पर। लगातार किसानों का धरना जारी है, आज चौथा दिन है। हमारे साथ किसान यूनियन के कुछ लोग हैं, आइए बात करते हैं। आपका नाम सर? मैं अरुण शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन। आज चौथा दिन है किसान आंदोलन का, लगातार जारी है, खाना पीना सब यही हो रहा है, लगातार किसान संघर्ष कर रहे हैं। अभी हाल ही में हरक सिंह रावत जी भी यहाँ पहुंचे, क्या बातचीत हुई, क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है, ये तो किसान पूरे देश का पेट भर है, यहाँ तो थोड़े ही लोग हैं। अब ये स्मार्ट मीटर का जो आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन, ये आम जन का आंदोलन बन गया, आम जनमानस है इसमें जुड़ गया। अब भीड़ बढ़ती जाएगी। 28 तारीख में जो भी निर्णय लिया जाएगा, हमारे संगठन ने भाई, जिन पे इस दिन यहाँ लाठीचार्ज हुआ,
टिकैत ही सब संगठनों का से पैदा हुए। हमारा संगठन भी इनमें से निकल के बड़ा परिवार होगा। इन्होंने अपने आप किसानों को मुद्दा दे दिया, संजीवनी दे दी। सारे किसान संगठन और भी लोग हैं बातचीत करने के लिए। सर आपका नाम? मेरा नाम सत्येंद्र रोहिला है, मैं किसान यूनियन का राष्ट्रीय सचिव हूँ। जैसा कि कहा, किसानों को हमेशा अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ता है। वोट ये देते हैं सरकार को, और जो ये स्मार्ट मीटर का इन्होंने मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा सरकार ने इन्हें दिया है। पहले सरकारी नेता अपने यहाँ लगवाए, सरकारी विभाग अपने यहाँ लगवाए, बाद में किसानों के ऊपर इसको डाला जाए। तो ये थे हमारे साथ किसान यूनियन के नेता। अभी लगातार किसानों का धरना जारी है। अब देखना ये होगा कि आखिर ये आंदोलन कितना चलेगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं हर्ष सैनी, जनता टीवी, हरिद्वार। हरिद्वार की पहचान गंगा आरती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सम्मान मिला है। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने हर की पैड़ी पर 1916 से लगातार हो रही ऐतिहासिक गंगा आरती के लिए श्री गंगा सभा को सम्मानित किया है। इस अवसर पर प्रतिनिधि पंडित ने बताया कि साल 2026 में लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनियन कार्यालय में एक भव्य समारोह में इसे आधिकारिक रूप से सम्मानित किया जाएगा। तो वहीं गंगा सभा महामंत्री पंडित तन्मय वशिष्ठ ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है, सुनिए। हमारे मौजूदगी है हर की पैड़ी पर गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ हमारे साथ हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड बुक रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा श्री गंगा सभा को सम्मानित किया गया। इसी खबर पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हरिद्वार श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ जी। तन्मय जी, स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद आपका। सर, हाल ही में ऑक्सफोर्ड रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा आपकी गंगा महासभा को सम्मानित किया गया है, कैसा? देखिए, विश्व की सबसे प्राचीन किसी भी नदी पर होने वाली आरती हर की पौड़ी पर होती है। वर्ष 1916 से जब श्री गंगा सभा का गठन हुआ तो संस्थागत रूप से ये हमारी संस्था इस आरती को अनवरत रूप से आयोजित करती आ रही है, और इससे पूर्व भी 1916 से पूर्व भी जो स्थानीय पुरोहित हैं इसका नित्य प्रतिदिन आयोजन किया करते थे। तो ये आरती की श्रृंखला तो सैकड़ों और हजारों वर्षों से है, लेकिन संस्थागत रूप से 1916 से लगभग 109 वर्षों से ये अनवरत रूप से श्री गंगा सभा के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है, और जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। इससे प्राचीन शायद कोई आरती माँ गंगा क्या किसी भी नदी पर आयोजित नहीं होती। इसी का संज्ञान लेते हुए ऑक्सफोर्ड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड द्वारा श्री गंगा सभा को एक प्रमाण पत्र जारी किया गया और हमें सम्मानित किया गया। मसूरी के कैम्पटी गांव में फिल्मी अंदाज में हंगामा मच गया। कुछ बदमाश कारों में सवार होकर युवती को अगवा करने पहुंचे और विरोध करने पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। तो वहीं ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए 2 बदमाशों को पकड़ लिया, जिन्हें घायल हालत में पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। इस घटना में कैम्पटी पुलिस का एसआई भी घायल हुआ। फिलहाल पुलिस ने 2 वाहन जब्त कर कई आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। सूचना मिली थी हमें मॉर्निंग में कि कुछ लड़ाई झगड़े की शिकायत मिली थी। सूचना पे हम लोग जो है नज़दीक होने की वजह से हम लोग गए थे। तो एक घायल को पूर्व में ही यहाँ पर लंडौर हॉस्पिटल मसूरी में ले आए थे, और एक जो दूसरा व्यक्ति था उसको जो है हम लोग जो है लेके आए हैं और यहाँ पर इलाज उसका चल रहा है। कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए? हाँ, वहाँ पर कुछ धक्का मुक्की में कुछ पुलिस वालों के भी जो है चोट लगी है, उनका भी यहाँ पर जो है इलाज जो है चल रहा है। ये जो लोग हैं पुलिस की कस्टडी में आ गए हैं सर? हाँ बिल्कुल, फिलहाल जो भी 2 घायल थे उनको यहाँ पे ले आए हैं। उनका डॉक्टर लोग जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और बाद ट्रीटमेंट के जो है जो भी पूछताछ होगी उसमें जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो आगे बताया जाएगा। देखो, जैसे हमें सूचना मिली किसी फ़ोन के माध्यम से कि जो है सेंजी गांव में जो है 4-5 हरियाणा के लोग आ रखे हैं और उन्होंने जो है फायरिंग कर दी है। जैसे वहाँ पर पब्लिक इकट्ठी हुई तो वहाँ तो पता भी नहीं चल रहा था क्या है क्या मामला है, लेकिन जब फायरिंग की आवाज़ लोगों ने सुनी तो सब लोग इकट्ठे हुए। वहाँ पर गए लोग, जैसे वहाँ गए तो उन्होंने धमकी दी कि अगर कोई आगे आएगा तो हम गोली मार देंगे, इस तरह की इन्होंने हरकत की। फिर वहाँ लोकल लोगों ने बड़े मुश्किल से एक लड़की को एक गाँव से उठा के ले आते हैं, फिर बड़े मुश्किल से गांव वालों ने उनसे जो है लड़की को जो है छीन लिया और गांव को भेज दिया है। लेकिन इसके बाद ये ऊपर जंगल की तरफ गए, और जब कैम्पटी पुलिस और हमारी मसूरी की पुलिस जैसे वहाँ आए, उन्होंने जो है इनको अपने कब्जे में ले लिया है। और पब्लिक
वहाँ बहुत ज़्यादा आक्रोश है, बहुत गुस्सा है कि क्योंकि गांव में ऐसा कभी माहौल नहीं होता है। जो ये हरियाणा के लोग यहाँ आते हैं, मैं तो पब्लिक से भी कहना चाहता हूँ, जो बाहर के लोग यहाँ पे लीज भी लेते हैं और अपने ज़मीन देते हैं, इन लोगों को नहीं देनी चाहिए। कभी भी कुछ बड़ा हादसा यहाँ करके जाएंगे। आज ये करीब 9:30-10 बजे हमें पता लगा कि एमटी में कहीं 2 लोग आए थे, उनके साथ मारपीट हुई थी। एक जो मरीज़ था जो यहाँ के रहने वाले पंजाब के, वो तो अभी 1 बजे आए हैं, और एक 9:30 बजे आए थे, ये यूपी के रहने वाले थे और मारपीट के साथ आए थे। इनको पुलिस वाले हमारे पास लेके आए थे साथ में, और इनका यहाँ पे इलाज चला है। अभी भी हमने ऑब्जर्वेशन में रखा है इनको, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे भी देखेंगे, अगर हड्डी के लिए एक्सरे के लिए देखना है। बाकी इनके अलावा ऑब्जर्वेशन में रखा है। 2 पुलिस वाले भी हमारे पास आए थे, 2-3, और उन्होंने भी हमें बताया कि ये सब बचाने के चक्कर में उनको भी चोट लगी है, तो उनको भी हम इलाज कर रहे हैं। उनका भी इलाज करके हमने ऑब्जर्वेशन में रखा है। जो लोग 2 मरीज आए उनके नाम क्या? हाँ, जो इनका नाम है, जो पहले मरीज़ आए थे हमारे पास करीब 10:30 बजे, इनका नाम सोबीर मल है, और ये हमारे पास रहने वाले यूपी के हैं। और जो दूसरे जो हमारे पास अभी 1 बजे करीब आए हैं, इनका नाम सुखचैन है। और जो पुलिस वाले जिनको थोड़ी सी चोट आई है अभी, ये राम नरेश शर्मा नाम से हैं। तो वहीं मसूरी पहुंचे देहरादून नगर निगम के मेयर सौरभ थपलियाल ने शहर की साफ सफाई और विकास को लेकर कई बड़े ऐलान किए। साथ ही उन्होंने बताया कि अब देहरादून में सप्ताह के 6 दिन गीला और 1 दिन सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा किया जाएगा। इस योजना को पहले 5 वार्डों में ट्रायल के रूप में लागू किया जाएगा, जिसको लेकर मेयर ने दावा किया कि समय रहते की गई तैयारियों से जलभराव कम हुआ है और अब तक 29,000 हेक्टेयर टन मलबा हटाया जा चुका है। सबसे पहले तो ये सेग्रीगेशन पे जोर दे रहे हैं हम, और उसके लिए हम कुछ योजनाएं निकाल के लाए हैं देहरादून शहरवासियों के लिए भी, कि कूड़ा जो अपने घरों से और सेग्रीगेट करके देगा हमको, तो उसके लिए हम कुछ विशेष तौर पे उनको रियायत देंगे, और जो नहीं देगा उनकी शुल्क जो है वो उसके लिए बढ़ाएंगे। तो एक तो इस प्रकार से। दूसरा क्या है कि एक आधा हमने इसमें और कुछ सोचा है कि हम 6 दिन लगातार जो है वो गीला कूड़ा उठाएंगे घरों से, सूखा कूड़ा नहीं उठाएंगे। 7वां 1 दिन जो रहेगा वो सिर्फ सूखे कूड़े के लिए रहेगा, और इसके माध्यम से भी हम कुछ जगह से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे प्रयोग कर रहे हैं। इससे देखते हैं क्या फ़ायदा मिलेगा। कुछ 5-1 वार्डों में इसका हम प्रयोग करेंगे। तो ऐसे कुछ, और बाकी जो हमारा यह है कूड़े से जो है हम कुछ अपने पार्षदगणों को भी भेज रहे हैं, और इंदौर भेज रहे हैं, और आगरा भेज रहे हैं, लखनऊ भेज रहे हैं, चंडीगढ़ भेज रहे हैं, 3-4 जगहों पे भेज रहे हैं, अपने कुछ अधिकारियों को भी भेज रहे हैं, और वहाँ पे जाके उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया है उसे भी थोड़ा देख के आएंगे। हम जो है कूड़े को जो है उससे हम अर्निंग कैसे हो, उससे उसको हम एनर्जी के तौर पे बदलें, या उसको हम किस प्रकार से उसको अर्निंग का सोर्स बना दें, इसके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इस बार एक तो बारिश भी ऐसी हुई थी कि 74 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो बारिश जब अतिवृष्टि हो जाएगी तो उसमें तो आप क्या कह सकते हैं, परंतु फिर भी और कहीं कहीं पे जो है आवश्यकता है थोड़ा बहुत और नालियों को गहरा करने की। हमने क्या करा देहरादून में कि हमने इस बार जो है आप देखेंगे तो जैसे हर साल और एक छोटी सी बारिश में भी घरों के अंदर पानी घुस जाता था। इस प्रकार की समस्याएं देखने को नहीं मिली। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी खनन माफिया के पैसों से चल रही है और वो भी उसमें पैसा लाते हैं। इस पर बीजेपी नेताओं ने कोर्ट जाने की बात कही। इस पर हरक सिंह रावत ने पलटवार करते हुए चेतावनी दी है। मैं क्यों जाऊं? मैंने उनके दामन पर दाग लगा दिए। अब ये तो दाग जो है उनके दामन पे जो मैंने दाग लगाया है उसको धुलने का काम उनको करना है। मैं तो और दाग लगाऊंगा। अगर मुझसे ज्यादा छेड़ेंगे तो मैं ऐसे दाग लगाऊंगा कि जो भाजपा कभी मिटा भी नहीं पाएगी उन दागों को। कितनी वॉशिंग मशीन में जाए, जैसे वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं, महाराष्ट्र में धुला, असम में धुला, वॉशिंग मशीन ईडी की वॉशिंग मशीन में डाला, सीबीआई की वॉशिंग मशीन में डाला और धुल दिया। मैं तो ऐसे दाग लगाऊंगा कि वो वॉशिंग मशीन में भी नहीं धुल पाएंगे। मेरे पे सब के कच्चे चिट्ठे हैं। बचपन से लेकर किसको कब कितनी तनख्वाह मिलती थी, कब किसने कितना ठेकेदारी करी, सिविल लाइन के कोटद्वार में कौन ठेकेदारी करता था। मुझ पे एक उत्तराखंड जितने भाजपा के नेता हैं सबके कच्चे चिट्ठे मेरे पास।
और इसलिए मैं तो कौन से भट्ट जी ने बोला, महेंद्र भट्ट ने, मेरा बहुत छोटा भाई है, मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ महेंद्र भट्ट को कि वो एक जो है रिस्क के मैं मंत्री था उत्तर प्रदेश में, रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टेशन पर उनका पी शो था, मैं बहुत बार बैठा उस पी शो में। उस पी शो से महेंद्र भट्ट राज्यसभा पहुंच गया, प्रदेश का अध्यक्ष बन गया। अरे भैया महेंद्र भट्ट, उसमें मेरा भी आशीर्वाद है, मैंने भी आशीर्वाद दिया। बहुत बार जब बेचारा अकेला बैठा रहता था पी शो में, तब हरक सिंह रावत तो 3-3 घंटे, अगर कोई मंत्री विधायक, उस समय उत्तर प्रदेश का मंत्री विधायक किसी पी शो में, पी शो वाले से 2-3 घंटा बैठेगा तो उसका मनोबल बढ़ाएगा नहीं बढ़ेगा? तो कई मैंने भी तो उसका पूरे समय में मनोबल बढ़ाया ना, उसके पी शो में बैठ के। इसलिए मैं महेंद्र भट्ट से कहूंगा कि चुप रहे भैया, नहीं तो मैंने कहा नहीं, अभी तो मैंने तोप की गोले दागे सर के मुख्यमंत्री का। और वहीं मसूरी में भारी बारिश ने मॉल रोड समेत कई सड़कों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। सड़कों की खस्ता हालत और गड्ढों से पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोग दोनों परेशान हैं। इस बदहाली पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने इस लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई है। इतना ही नहीं, उन्होंने मामले में सीधे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से शिकायत की, तो वहीं मंत्री ने तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी की टीम को मौके पर भेजा। तो वहीं टीम की ओर से किए गए निरीक्षण के बाद मॉल रोड पर मरम्मत कार्य शुरू करवा दिया गया है। मसूरी की जनता, समस्त नागरिकों में एक बहुत बड़ा आक्रोश था मसूरी की माल रोड को लेकर, मसूरी के अन्य मार्गों को लेकर, और मसूरी के कई मार्ग जो हैं वो लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के अंतर्धीन आते हैं। कल इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा एक आपत्ति दर्ज कराई गई। आपत्ति हमने माननीय मंत्री श्री गणेश जोशी जी को भी दर्ज कराई, जिसका संज्ञान लेकर आज माननीय मंत्री गणेश जोशी जी ने अपने आला अधिकारियों को, लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारियों को आज मसूरी भेजा और मौका मुआयना कर आज कार्य भी शुरू हो गया है, रिपेयर का, मेंटेनेंस का, खासकर माल रोड का। लेकिन आज इस पूरे के पूरे मामले में हमने आज लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सचेत कर दिया कि अगर माल रोड की व्यवस्था ठीक नहीं करी गई, अगर मसूरी के समस्त संपर्क मार्ग जो पीडब्ल्यूडी के अधीन आते हैं उनका सुचारू रूप से रखरखाव नहीं करा गया, तो हम एक बड़ा शिकायती पत्र माननीय मंत्री गणेश जोशी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवश्य लिखेंगे। किसी भी स्थल पर हम मसूरी की रोडों के साथ, मसूरी की जनता के साथ, मसूरी में आए पर्यटकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करने देंगे। हरिद्वार में सिडकुल पुलिस ने किराएदार सत्यापन अभियान के तहत कड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि 26 मकान मालिकों ने किराएदार सत्यापन नहीं कराया, जिसके चलते उन पर कुल 2,60,000 रुपए का चालान लगाया गया है। साथ ही अभियान के दौरान पुलिस ने लोगों को किराएदार सत्यापन कराने और यातायात नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। दरअसल पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी खनन माफियाओं के पैसों से चल रही है और 30 करोड़ की एफटीपी भी खनन माफियाओं का पैसा लगाया गया है। उन्होंने अपनी जांच कराने की भी मांग की। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हरक सिंह मीडिया में बयान देकर सिर्फ सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और यदि उनके पास सबूत है तो कानून का सहारा ले। दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। बीजेपी ने दिल्ली में रणनीति बैठक की, तो वहीं कांग्रेस ने संकल्प समारोह कर एकजुटता का संदेश दिया। चुनाव की दृष्टि से हमारे सांसदों के कार्यक्रम अपने क्षेत्र में किस रूप में बने, उस संदर्भ में चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों सुझाव दिए हैं। अनेकों सांसदों ने संगठन के दृष्टिकोण से, सरकार के दृष्टिकोण से क्या क्या कार्य होने चाहिए उस पर उन्होंने समीक्षा की, चर्चा की है। और मैं कह सकता हूँ कि अभी जो पंचायत चुनाव संपन्न हुआ, उस चुनाव में जो अभूतपूर्व जीत हमको प्राप्त हुई है, सभी सांसदों ने सरकार और संगठन के आपसी समन्वय को सराहा है। और मैं कह सकता हूँ कि 2027 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक साथ एक सूत्र में बनते हुए और कार्यकर्ताओं को उत्साह अर्जित करने के लिए हमने अपने सांसदों का आह्वान किया। और सांसदों के भविष्य के जो कार्यक्रम है, चाहे वो लोकसभा के विभिन्न जिन मंडलों में उनका भी जाना नहीं होगा तो वो जाएंगे। अब सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन होगा, जिसमें नए युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों को
हम लोग खेल की दृष्टि से विचारों से जोड़ेंगे। इस सब प्रकार की चर्चा यहाँ पे बैठक हो रही है। नया संगठन का भी विधिवत निर्माण होना है, क्योंकि प्रदेश की टोली बननी है, जिले की टोली बननी है, उन सब विषयों की सांसद ने प्रस्ताव दिए हैं। और मैं कहता था बहुत सौहार्दपूर्ण बैठक है, बहुत प्रभावशाली बैठक है, जो 2027 में हमने लाभकारी सिद्ध होगी। अगर कोई भी मामला वित्त से लेकर के है, किसी नेता को, किसी व्यक्ति को ये लगता है कि ये गड़बड़ है, गलत है, तो मीडिया में आने से पहले उस विषय को कानूनन आपको प्रेजेंट करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। देश के अंदर बहुत सारी एजेंसियां हैं, देश के अंदर माननीय न्यायालय हैं। आप न किसी विषय को न्यायालय में दे रहे हो, न किसी एजेंसी को सुपुर्द कर रहे हो। अगर मीडिया पे कोई विषय दिया जा रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन, अपनी अलोकप्रियता मीडिया के माध्यम से, मीडिया का सहारा लेकर के कोई व्यक्ति अर्जित करना चाहता है। इसमें हम क्या कह सकते हैं? सम्मान नहीं, संकल्प, ये धर्म युद्ध है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने संवैधानिक संकट पैदा किया है, कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है, और पंचायती चुनाव में धांधली, बाहुबल का इस्तेमाल, धन बल का इस्तेमाल, सरकारी बसिंदी का पूरी तरह दुरुपयोग, ये सब इन्होंने सत्ता हत्याई है। इन्होंने वोट चोरी तो की है। नैनीताल में जिला पंचायत चुनाव में वोटों में डकैती भी डाली, और जो अशुचिता की बात करती है, जो चरित्र की बात करती है भारतीय जनता भाजपा सरकार, भाजपा, इस चुनाव में उनका असली चेहरा उजागर होता है। उसके अलावा जो आज ये कार्यक्रम रखा गया है, सत्यता को सामने लाने के लिए रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके का व्यवहार विधानसभा में हुआ है इस बार, वो बहुत ही घृणित व्यवहार मैं कहूँगा। और सोमवार के दिन सत्र क्यों नहीं चलता, ये भी एक प्रश्न था। इन सारी चीज़ों से घबराकर बीजेपी ने करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद सत्र नहीं चलाया, और पूरा दोष जो है वो कांग्रेस के ऊपर मरने की कोशिश लगातार उनके जो आईटी सेल है, चाहे उनके प्रवक्ता है, करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बताएं हज़ारों रुपया, मतलब करोड़ों रुपया, मेरे ख्याल से 70-80 करोड़ के आसपास खर्चा हुआ होगा, उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। प्रश्नकाल नहीं चल रहा, और जिस तरीके का व्यवहार खासकर जो विधानसभा के अध्यक्ष था उनका, वो ठीक नहीं लगा। उनका ये कहना तोड़ो मत, माइक मत तोड़ो, ये मत तोड़ो, और जब शाम को वीडियोज़ आई सारे माइक इंटैक्ट थे, टेबल्स ठीक थी, कोई भी चीज़ तोड़ी नहीं गई थी, और सुमित हृदय जी ने उसको पूरी अच्छी तरह से दिखा के दिया। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी, विधानसभा के अध्यक्ष और ये सब लोग ये तय करके गए थे कि हमको सदन नहीं चलने देना है। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।